क्रिएट करने पड़ेंगे। आपकी जो असेट्स हैं बिजनेस में, जितनी भी असेट्स होती हैं, संपत्तियां आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके सारे लेजर्स आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपकी कुछ लाइबिलिटीज हैं तो आपको उनके भी अलग से लेजर बनाने होते हैं। तो यहाँ जाकर हम सारे लेजर्स बनाते हैं। इसके बारे में मैं आपको अलग बताऊंगा दूसरी वीडियो में। बाहर चलते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में आ जाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में जब हम एंटर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और आपका वाउचर टाइप्स, ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। तो देखिए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम ये आपको अलग अलग बनाने होते हैं। आइटम मीन्स यानी कि जिस चीज में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस जिस चीज का भी है, जो आइटम आप बेच रहे हैं वो आइटम आपको यहाँ देने होते हैं। और उन आइटम्स के ग्रुप यानी कि आपको, जैसे मान लीजिए आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल भी खरीद के लाते हो और उससे फिनिश गुड्स तैयार करते हो। तो आप यहाँ पर ग्रुप्स के अंदर रॉ मटेरियल अलग बना दोगे और फिनिश गुड्स अलग बना दोगे। जो आपके पास आइटम्स होंगे, अगर आपके पास में कच्चा माल है तो आप उसको रॉ मटेरियल में डालोगे, और अगर आपके पास तैयार माल है तो आप उसको फिनिश गुड्स में डाल दोगे। तो इस तरह से आप स्टॉक ग्रुप वगैरह यूज करोगे। बाकी इसके अलावा स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन वगैरह और भी बहुत सारे ऑप्शंस इन्वेंटरी इन्फो में हमें आगे मिलेंगे, उनके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है। इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स पे। तो देखिए जब कोई बिजनेस रन किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन से मतलब ये है कि आपने माल खरीदा तो ये एक ट्रांजेक्शन है, आपने माल बेचा तो ये एक ट्रांजेक्शन है, आपने किसी से पैसा प्राप्त किया ये एक ट्रांजेक्शन हो गई, आपने किसी को पैसा दिया ये भी एक ट्रांजेक्शन हो गई। तो इस तरह की जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में लगानी होती हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स में आप कौन सी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आपने प्रोडक्शन किया तो आप वो ट्रांजेक्शन्स इन्वेंट्री के अंदर लगा सकते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स में। या इसके अलावा अगर आप इंटर गोडाउन ट्रांसफर करते हैं स्टॉक को, यानी आपके दो लोकेशन पर माल रखा हुआ है, एक लोकेशन से आप दूसरे लोकेशन पर अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इन्वेंट्री वाउचर्स का यूज करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम यूटिलिटीज में इंपोर्ट डेटा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इंपोर्ट डेटा। इसका यूज ये रहता है कि मान लीजिए आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा है, यानी आपने पिछले 2 या 3 साल से आपने काम चला रखा है अपना, और आपकी जो पार्टीज हैं या आपके जो आइटम्स हैं या आपके जो लेजर्स हैं सारे, वो लेजर आप चाह रहे हो कि एक नए फाइनेंशियल ईयर में सब हम वहीं से उठाकर और यहाँ ले आए सारे लेजर को, हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, सारी पार्टीज के नाम हमें दोबारा ना लेने पड़े, और जितने भी हमारे सारे आइटम्स हैं उनके नाम हमें दोबारा टाइप ना करना पड़े। तो हम एक नए फाइनेंशियल ईयर में अगर डेटा लेके आना चाहते हैं एक पुराने फाइनेंशियल ईयर से, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट डेटा करते हैं। पहले उस पुरानी वाली कंपनी से हम एक्सपोर्ट करेंगे वहां पर डेटा को। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक अलग टॉपिक है, पूरा बड़ा टॉपिक है, वो मैं क्लियर कराऊंगा। तो उस कंपनी से डेटा को एक्सपोर्ट किया जाता है और इस कंपनी में डेटा को इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो ये इसलिए आपको इंपोर्ट डेटा का अलग से यहाँ पर दिया हुआ है टैब। इसके बाद देखिए यहाँ बैंकिंग, यहाँ बैंकिंग से रिलेटेड सारी पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना हो, या आपको चेक प्रिंटिंग या चेक डिपॉजिट इस तरह का कोई काम करना है, तो वो हम बैंकिंग के अंदर जाकर करते हैं। नीचे आपको ये ऑडिट एंड कंप्लायंसेस दे रखे हैं, तो ये आपका टैक्स ऑडिट के लिए होता है। अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट आपका ऑडिट कर रहा है तो वो सब ऑडिट से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं, आप उनको जिन जिन रिपोर्ट्स की जरूरत होती है वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपको मिल जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ ये रिपोर्ट्स दे रखी हैं, जनरली वो रिपोर्ट्स हैं जिनकी हमें टाइम टू टाइम जरूरत रहती है। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है, P&L अकाउंट क्या होता है, स्टॉक समरी क्या होता है और रेशियो एनालिसिस क्या होता है। तो ये सब आप यहाँ से अलग अलग टाइप की रिपोर्ट देख सकते हैं। जब आप बैलेंस शीट पर एंटर लगाएंगे तो देखिए यहाँ आपकी ये बैलेंस शीट आ जाती है। एक साइड में सारे ये लायबिलिटीज शो करता है और एक साइड में सारी ये असेट शो करता है। अभी हमने यहाँ पर कोई भी लेजर नहीं बना रखे हैं, कोई भी हमने उसके ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दे रखे हैं, इसलिए ये आपको बैलेंस शीट ब्लैंक दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर लेजर क्रिएट कर लेंगे ये हमें बहुत अच्छे से दिखाई देगी पूरी बैलेंस शीट बनी हुई। इसी तरह से P&L अकाउंट देखेंगे, ये भी आपको अभी ब्लैंक मिलेगा। स्टॉक समरी देखेंगे, ये भी आपको ब्लैंक मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसके अंदर सारी चीजें बनाते चले जाएंगे ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट में ये दे रखा है डिस्प्ले। देखिए ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, तो उन रिपोर्ट्स को इन्होंने सबसे ऊपर गेटवे ऑफ टैली में ही दे रखा है। लेकिन कुछ और रिपोर्ट्स भी होती हैं जिनकी हमें जरूरत होती है, उसके लिए हमें डिस्प्ले में जाना होता है। जब हम डिस्प्ले में जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रायल बैलेंस, डे बुक, अकाउंट बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इन्वेंट्री बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कैश फंड फ्लो
और इसके अलावा रिसीप्ट एंड पेमेंट्स, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और आपका एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। तो ये अलग अलग टाइप की रिपोर्ट्स हैं, इनकी भी बहुत ज़्यादा यूज़ इनका रहता है, ये आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गेटवे ऑफ टैली के अंदर ये जो फीचर्स हैं इसका हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे नीचे ये जो कैलकुलेटर आपको दिया हुआ है, देखिए कैलकुलेटर अभी यहाँ पर यूज में नहीं आ रहा है। जैसे आप कंट्रोल एन कमांड यूज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये कैलकुलेटर मोड आ जाएगा। अगर आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करना चाहें तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टैली में यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने 1000 प्लस 2000 यूज किया और एक एंटर लगाया तो आप देखेंगे यहाँ 3000 अपने आप टोटल होके आ गया है। ये आपको 5000 का 10% निकालना है तो आप यहाँ इस तरह से देंगे 5000 इंटू 10%, एंटर लगाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर आपका 510% निकल कर आ जाएगा। तो आप छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर का यूज करके करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेटर मोड से बाहर आना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में एम यूज करना है। कंट्रोल एम यूज करते आप उससे बाहर निकल जाएंगे तो ये आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। कुछ एक फीचर्स आपको देखिए यहाँ भी दिए हुए हैं, इनका भी यूज आएगा आगे, जैसे जैसे यूज रहेगा वैसे आपको बताया जाएगा। यहाँ आपको ये ऊपर लैंग्वेजेस दे रखी हैं। देखिए जो टैली हमारा सॉफ्टवेयर है जरूरी नहीं है कि हमें उसको इंग्लिश में ही चलाना है। अगर हमारी कोई मदर टंग है जैसे हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, अगर इस तरह की कोई लैंग्वेज है और हम उसको यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या होगा, पहले टैली का जो कॉमर्शियल वर्जन है उसको परचेज करना होगा। देखिए दे भी रखा है यहाँ पर tally.erp9 इज रनिंग ऑन एजुकेशनल मोड। ये एजुकेशनल मोड पे चल रहा है इसलिए हम इसके अंदर लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉमर्शियल वर्जन है टैली का तो हम इसको अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करके चला सकते हैं टैली पर। गेटवे ऑफ टैली के बाद अब हम सीखेंगे कि किस तरह से टैली में नए लेजर बनाए जाते हैं। लेजर बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टैली में दो तरह के मास्टर्स बनाए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग मास्टर और इन्वेंट्री मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर में ग्रुप और लेजर को बनाने, देखने और अल्टर करने के लिए फीचर दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप ग्रुप की बात करें तो 34 ग्रुप्स पहले से ही बने हुए होते हैं, जबकि लेजर हमें बनाने होते हैं। इसी तरह इन्वेंट्री मास्टर में भी स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर और गोडाउन को बनाने, देखने और अल्टर करने के लिए फीचर दिए हुए हैं। टैली में न्यू लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा मास्टर्स में और यहाँ जाना होगा अकाउंट्स इन्फो पर। जैसे ही हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे अंदर ग्रुप और लेजर दो चीजें आपको दिखाई देंगी। ग्रुप्स पर एक बार और एंटर करेंगे और नीचे जाकर अल्टर पे जाकर भी एक बार और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ इसके अंदर ये 34 ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं। तो इसलिए ग्रुप तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे लेजर्स। लेजर्स पे जाकर एक बार एंटर लगाना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। क्रिएट का मतलब होता है आपको नया लेजर अगर बनाना है तो आप इसका यूज करेंगे। डिस्प्ले देखने के लिए होता है लेजर्स को, और अल्टर अगर आप लेजर्स के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए अल्टर पर जाकर एक बार हम एंटर कर लेते हैं। आपको बता देते हैं कि 2 लेजर इसके अंदर पहले से बने हुए होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनको हमें नहीं बनाना, ये पहले से बने हुए हैं। नए लेजर बनाने के लिए आपको लेजर्स पर जाकर क्रिएट करना है और यहाँ लेजर क्रिएशन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें कुछ लेजर्स हमें बनाने हैं। लेजर बनाने के लिए देखिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड करके और उसका प्रिंट ले सकते हैं। और ये कुछ लेजर्स हैं जो अब हम बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट लेजर हम इसमें बना रहे हैं कैपिटल। कैपिटल आप समझते ही होंगे, यानी जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है वो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल को देखिए यहाँ हर किसी को आपको एक ग्रुप में डालना होगा, यानी जो भी आप लेजर बना रहे हैं उसका आपको एक नए ग्रुप जरूर देना होगा। यहाँ पर अंडर ग्रुप में आप डालेंगे, ये वही 34 ग्रुप्स हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो कैपिटल को अंडर डालेंगे हम कैपिटल अकाउंट, एंटर कराएंगे। आपसे पूछेगा इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यानी वो पूछ रहा है कि जो कैपिटल का लेजर है उसका स्टॉक पर कोई फर्क पड़ेगा, इन्वेंट्री पर कोई फर्क पड़ेगा। तो इन्वेंट्री पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड जो ऑप्शन है ये परचेज और परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न, इन सब में ये यस रहता है। बाकी सब लेजर्स के अंदर हम इसको नो रखेंगे। एंटर करके और आगे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये आपसे नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये कुछ डिटेल मांगता है। ये सारी डिटेल जो होती है वो जब डालते हैं हम, अगर हमें यहाँ पर
किसी पार्टी का लेजर बनाना होता है, यानी अगर हम कोई सैंडी डेटर्स या सैंडी क्रेडिटर्स के लेजर्स बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर उनका नेम, यानी मान लीजिए किसी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड तो कंपनी का नाम हो गया, लेकिन उसके ऑनर का नाम आप यहाँ लिख सकते हैं और उसका एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं, कंट्री, स्टेट या जो उसकी बैंक डिटेल है वो सब हम यहाँ डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमें कुछ नहीं देना, एंटर करके नीचे चले जाना है। अगर हम ओपनिंग बैलेंस देना चाहें, यानी अगर हमारा पिछले साल से कोई बिजनेस चल रहा है और 1 अप्रैल 2020 को हम कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी 10 लाख। अब देखिए जैसे ही हम एंटर कमांड यूज करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रेडिट आ गया, यानी CR डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये इसके अकॉर्डिंग आया अपने आप। यानी जो हमने अंडर में कैपिटल डाला है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैपिटल और लायबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी क्रेडिट होती हैं, तो इसलिए जब कैपिटल हमने यहाँ दिया तो ऑटोमेटिकली उसने इसको क्रेडिट कर दिया। और ये जो वैल्यू है ये यहाँ भी ऊपर डिफरेंस के अंदर भी शो करेगी, 10 लाख के नाम से अमाउंट आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर एंटर कराएंगे, इसको एक्सेप्ट करा दें। ये आपका कैपिटल का लेजर बन चुका है। इसी तरह से हम सेकंड लेजर बनाएंगे, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के लिए देखिए यहाँ पर अलग से एक पर्टिकुलर हेड दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस। आप इसको डालेंगे। कोई भी लेजर के बाद अगर आपको ग्रुप सर्च करना होता है तो देखिए आप उसमें सिर्फ 1 या 2 लेटर टाइप कर दीजिए। जैसे हमें रिजर्व और सरप्लस इसमें से सर्च करना है तो हम R और E टाइप करेंगे, तो देखिए यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस हमें यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ आकर हमें एंटर लगाना है। नीचे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, ये ऑप्शन नो ही रखना है। नीचे आकर ओपनिंग बैलेंस डालना है। ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ दे दिया 50,000, एक्सेप्ट करा दिया। कैपिटल रिजर्व, ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही रखना है और यहाँ वैल्यू डाल देंगे हम 30,000। इसके बाद देखिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था आपको पहले से बना हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पर कीबोर्ड से पेज अप पेज डाउन अगर हम यूज करते हैं तो जो एग्जिस्टिंग लेजर्स हैं वो हमें दिखाई देने लगेंगे। तो इसमें हमें पहुंचना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पेज अप पेज डाउन की यूज करके, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पहुंचकर नीचे आकर इसमें हमें देना होता है ओपनिंग बैलेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो आप डालेंगे यहाँ पर 82,000, एंटर कराएंगे। आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा हमारी इनकम होती है तो उसको उसने क्रेडिट कर दिया और वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगला बनेगा लोन फ्रॉम ICICI। इसको अंडर डालेंगे हम सिक्योर्ड लोन। देखिए यहाँ ये सिक्योर्ड लोन दिया हुआ है। वैसे तो अगर हम इसको लोन लायबिलिटी में भी डाल दें तो भी ये गलत नहीं होगा, हम लोन्स लायबिलिटी में भी डाल सकते हैं, लेकिन लोन्स को यहाँ पर 2 अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है, यानी सिक्योर्ड लोन अलग और अनसिक्योर्ड लोन अलग। ये नीचे अनसिक्योर्ड लोन है और ये आपका सिक्योर्ड लोन है। तो अगर हम किसी बैंक से लोन लेते हैं वो हमारा सिक्योर्ड में चला जाता है, और किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से ले लेते हैं तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। तो यहाँ हम डालेंगे सिक्योर्ड लोन्स। इसमें हम वैल्यू देंगे 20 लाख, एंटर कराएंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। अगले लेजर बनाएंगे हम इसमें SBI ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट अकाउंट आप समझते होंगे, यानी बैंक का बैलेंस अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो आपका ओवरड्राफ्ट कहलाता है। यानी अगर आपने बैंक से कोई लिमिट ले रखी है तो वो भी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। इसको अंडर हमें डालना है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसमें यहाँ हम अकाउंट से रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं, यानी अकाउंट नंबर, IFSC नंबर, बैंक का नेम, वो सब डाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। फिलहाल हम यहाँ पर डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। इसका ओपनिंग बैलेंस है 25,000। इसी तरह से कुछ पार्टीज के लेजर बना लेते हैं। ये हमने एक पार्टी का लेजर बनाया सुप्रीम इन्फोटेक, और इसको अंडर डाल दिया हमने सैंडी क्रेडिटर्स। सैंडी क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन लोगों से हम उधार में माल खरीदते हैं। देखिए यहाँ जैसे हमने एंटर किया है तो यहाँ एक अलग से एक ऑप्शन आया है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। इसका मतलब ये होता है कि अगर
आपने किसी पार्टी से माल खरीदा है तो कहीं ना कहीं उसके बिल की डिटेल आपके पास जरूर होगी। अगर आप उसकी बिल की डिटेल यानी बिल नंबर या बिल की डेट या बिल की अमाउंट देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस रखेंगे, एंटर कराएंगे, आगे बढ़ेंगे। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड यानी सुप्रीम इन्फोटेक से अगर आपने माल खरीदा है तो उन्होंने आपको क्रेडिट पीरियड कितना दिया है, उधार देने का टाइम कितना दिया है, अगर वो आप यहाँ मेंशन करना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद आ जाता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ पर अगर हम इस ऑप्शन को यस करके क्रेडिट डेज चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इन ऑप्शंस को हमें यहाँ पर नो रखना है। इसके बाद देखिए आ जाता है सुप्रीम इन्फोटेक। सुप्रीम इन्फोटेक यहाँ नाम आ गया है। बाकी अगर हम इनका एड्रेस देना चाहें तो एड्रेस भी दे सकते हैं और एंटर करके नीचे चले जाएंगे। यहाँ हम इनका ओपनिंग बैलेंस दे देंगे। इनका ओपनिंग बैलेंस है 30,000। अब देखिए जैसे हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो यहाँ ये बिल वाइज डिटेल पूछ रहा है आपसे, यानी इनकी बिल की डिटेल है, इनके कोई बिल नंबर हैं तो यहाँ पर हम एक बिल की डेट डालेंगे 1/8/2019 और बिल नंबर लेंगे SG/101, एंटर कराएंगे। यहाँ हमसे पूछेगा क्रेडिट डेज, इसमें हमने दिया 15 डेज, यानी सुप्रीम इन्फोटेक ने हमें 15 दिन का टाइम दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस बिल का पेमेंट करना है। अगर इसके बाद हम पे करते हैं तो फिर वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 12,000 वैल्यू यहाँ ले लिया हमने, एंटर कराया, नीचे दूसरा बिल लिया, उसकी डेट डाली और यहाँ बिल नंबर दे दिया। 15 डेज यहाँ भी पीरियड देंगे हम, 18,000 रुपये का बिल, और इसको एक्सेप्ट करा दें। इसी तरह से और भी हम पार्टीज के लेजर ले सकते हैं। एक और पार्टी हमने बनाई अनिर्बन प्राइवेट लिमिटेड, इसको अंडर डाला हमने सेंडी क्रेडिटर्स और यहाँ वैल्यू दी हमने 32,000, एंटर कराएंगे। बिल वाइज डिटेल पूछेगा, यहाँ हमने बिल की डिटेल दे दी, पहले डेट डाल दिया, यहाँ बिल नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ पर क्रेडिट डेज दी है। ये बिल है 17,000 का। इसी तरह सेकंड बिल भी यहाँ शो करेंगे हम और बिल नंबर आ जाएगा, डेट देंगे यहाँ पर हम और ये 15,000 का हमारा बिल यहाँ शो हो जाएगा। इसी तरह कुछ और लेजर्स भी हम क्रिएट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को यहाँ पर हम ग्रुप देना चाहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लेकिन जैसे हम ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको इस लिस्ट में कहीं भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ग्रुप नहीं दिखाई देगा। अगर हम चाहते हैं कि यहीं पर हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर लें तो देखिए कीबोर्ड से आपको कमांड यूज करनी होगी Alt+C। Alt+C से होता है ऑनलाइन क्रिएशन। यही हाथ के हाथ हम एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं और हमने यहाँ पर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इसको अंडर डाल दिया करंट लायबिलिटीज। इसके बाद नीचे इसकी वैल्यू दे देंगे, वैल्यू हमने रखी यहाँ पर 25,000, एक्सेप्ट करा। इसी तरह सेकंड लेजर आप बना सकते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। अब देखिए यहाँ बार बार आपको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप एंटर कराएंगे तो आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। आप इस पर एक बार एंटर करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे आकर यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। तो ये इस तरह से कुछ आपको लेजर्स बनाने हैं। ये ज्यादातर अभी जो हमने लिए हैं वो लायबिलिटीज और आपका क्या नाम है कैपिटल्स के लेजर्स बनाए हैं। अब हम बनाएंगे कुछ असेट्स के लेजर्स। फर्नीचर एंड पिक्चर्स, देखिए अब यहाँ पर हम F प्रेस करेंगे। जैसे F प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे वहां फिक्स असेट्स दिखाई देगा आपको इधर साइड लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में। एंटर कराएंगे, फिक्स असेट सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको इन्वेंट्री वैल्यूज और अफेक्टेड नो ही रखना है। नीचे जाकर वैल्यू देनी है 15 लाख, एंटर कराएंगे तो आप देखेंगे जब यहाँ हमने 15 लाख वैल्यू डाली और अब ये डेबिट यहाँ पर शो कर रहा है क्योंकि यहाँ ये फिक्स असेट्स आ रहा है। जितनी भी हमारी असेट्स
ये एक्सपेंस होते हैं वो हमारे सब डेबिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर असेट्स होने की वजह से यहाँ ये डेबिट ले लिया है उसने, और यहाँ पर भी डिफरेंस के अंदर ऊपर 15 लाख डेबिट साइड में शो कर रहा है। इसके बाद सेकंड हम बनाएंगे कंप्यूटर, ये भी फिक्स असेट्स ही रखना है। इसमें हम वैल्यू रखेंगे 106,000। कंप्यूटर के बाद मशीनरी, ये भी फिक्स असेट्स रखेंगे। यहाँ वैल्यू देंगे हम 9,003,000, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। मशीनरी के बाद आएगा एनएससी, ये इन्वेस्टमेंट है। तो हम देखिए हमने यहाँ पर आई और एन प्रेस किया है तो अपने आप यहाँ लिस्ट में इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई दे गया है। एंटर कराएंगे, नीचे आएंगे, एंटर यूज करते हुए और इसके आगे वैल्यू डालेंगे 75,000। एनएससी के बाद लेंगे हम एडवांस सैलरी, इसको अंडर डालेंगे हम लोन एंड एडवांस असेट्स। तो देखिए यहाँ लोन का मतलब लायबिलिटी नहीं है, लोन एंड एडवांस असेट्स। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी दे रखी है तो ये लोन एंड एडवांस असेट्स में आएगा, ये असेट्स है, संपत्ति है। नीचे आकर वैल्यू देंगे 5,000, एंटर कराएंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद कुछ हम डेटर्स ले लेते हैं, सैंडी डेटर्स। इसमें भी हमें मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन ये यस रखना है और आगे बढ़कर यहाँ आपको वैल्यू डालनी है। इसमें आपको फर्स्ट बिल की डेट डालनी है, 1919 डाल देते हैं डेट, RT/121, 15 डेज पीरियड, और ये बिल हो गया आपका 18,000। इसी तरह सेकंड बिल डालेंगे 1120 RT/122, 15 डेज पीरियड, और ये बिल आपका दे दिया हमने 12,000। तो देखिए दोनों बिल के बाद ये दोनों बिल की वैल्यू हुई 30,000 रुपए। तो नीचे ऑन अकाउंट में अभी भी 8,000 रुपए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास बिल नंबर नहीं है तो हम यहाँ बिल नंबर ना देकर उसको ऑन अकाउंट करके डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 18,000 का बिल भी है और 12,000 का बिल भी है हमारे पास, लेकिन 8,000 रुपए जो है इसका कोई बिल नंबर हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने उसको ऑन अकाउंट कर दिया। यानी कि रॉ इन्फोटेक के जो टोटल ड्यूज हैं वो 38,000 है, एक्सेप्ट करा दें। अगली पार्टी ले लेते हैं ग्लोब इन्फोसिस, इसको अंडर डाल दिया हमने यहाँ पर सैंडी डेटर्स, और यहाँ वैल्यू दे दी हमने 31,000। इसमें से फर्स्ट बिल की डेट डाली 1919 GI/001, 15 डेज का पीरियड आ गया, और पहले ये जो आपकी वैल्यू है 12,000 आ गई पहले बिल की वैल्यू। सेकंड बिल की वैल्यू भी इसी तरह से देनी है GI/002, 15 डेज पीरियड और 19,000 का बिल। तो ये इस तरह से हमने दो डेटर्स की डिटेल दे दी है। इसके बाद देखिए अगर आप कैश इन हैंड देना चाहते हैं तो कैश का भी मैंने आपको बताया था, कैश का लेजर बना हुआ होता है। तो यही हमें क्या करना है, पेज अप पेज डाउन यूज करके भी हम इस तरह से आ सकते हैं पीछे। यहाँ पीछे आने के बाद हमें कैश दिखाई देगा, एंटर कराना है। यहाँ देखिए लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो यहाँ पर कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 32,000। इसके बाद देना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक अकाउंट है तो इसको हम अंडर डालेंगे बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट अलग होता है, बैंक ओडी अकाउंट अलग होता है, ओसीसी अकाउंट अलग होता है। तो इसको हमें फिलहाल कैटेगरी देनी है बैंक अकाउंट्स। इसमें अगर आपके पास कोई अकाउंट नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो नीचे जाकर यहाँ ओपनिंग बैलेंस डालेंगे। 2,28,000 रुपए हमने यहाँ वैल्यू दी। तो ये इस तरह से हमें कुछ अलग अलग लेजर्स बनाने हैं। जब ये लेजर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे बाहर आने के बाद में यहाँ आपको नीचे जाना है बैलेंस शीट रिपोर्ट्स पर। जैसे ही आप एंटर कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको बैलेंस शीट दिखाई देगी। Alt F1 यूज करने पर ये आपको डिटेल में दिखाई देगा सब कुछ। तो आप देख पाएंगे, देखिए इधर लायबिलिटीज आ रहा है और इधर आपका ये असेट्स आ रहा है।
लाइबिलिटी साइड में आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, इसके नीचे दिया हुआ है लोन्स लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर साइड में ऊपर दिए हुए आपको फिक्स असेट्स, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट और नीचे दे रखा है करंट असेट्स। अभी सबसे नीचे एक डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, यानी अभी दोनों साइड इक्वल नहीं है। जैसे 32,86,000 टोटल इधर का आ रहा है तो 32,86,000 टोटल इधर का भी दे रखा है, लेकिन क्योंकि इधर साइड का टोटल अभी कम है तो इन्होंने इसको डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस के नाम से शो कर रखा है। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं किया है। जैसे ही हम अपना स्टॉक मेंटेन कर देंगे इसमें टैली में, तो देखिए वो स्टॉक जो यहाँ पर ये 3,70,700 का डिफरेंस आ रहा है, वो स्टॉक यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से नए लेजर बनाए जाते हैं और उसके अंदर किस तरह से ओपनिंग बैलेंस डाले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स के बारे में। अगर आप किसी बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपका सबसे जरूरी काम होता है सेल्स और परचेज के बिल बनाना। और बिल आप तभी बना सकते हैं जब टैली पर आपने वो सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हों जिसमें आप ट्रेडिंग करते हैं, यानी आपको वो सभी इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने होंगे जिसकी आवश्यकता आपको अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स के लिए रहती है, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजर, गोडाउन एंड स्टॉक आइटम। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आपको इन्वेंट्री मास्टर्स का सेटअप करना है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में हमें जाना होता है इन्वेंट्री इन्फो। यहाँ आप देखेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के इन्वेंट्री मास्टर्स मिलेंगे, जैसे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम्स एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसके अलावा आप स्टॉक कैटेगरीज और गोडाउन को इनेबल कर सकते हैं, अंदर कंपनी फीचर्स में जाकर ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप पर जाना है और यहाँ पर क्रिएट करना है। देखिए टैली में क्या होता है, कहीं भी आपको अगर अंदर जाना है फंक्शन में तो आपको एंटर की प्रेस करनी है। इस तरह से आप अंदर चलते चले जाएंगे फंक्शन में, और अगर आपको बाहर आना है तो कीबोर्ड से एस्केप बटन, एस्केप की यूज करनी होती है और हम बाहर आते चले जाते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में हमें जाना है, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है और यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है मोबाइल। मोबाइल ग्रुप हम यहाँ पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मोबाइल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है वो मोबाइल सेल परचेज का है, इसलिए यहाँ पर हमने मोबाइल बनाया है। ये हमारा एक ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप इसी तरह हम ले लेते हैं टैबलेट, और तीसरा ग्रुप हमने बनाया लैपटॉप। ये तीन अलग अलग ग्रुप हम क्रिएट कर चुके हैं। अगर इसको देखना चाहें तो यहाँ से अल्टर में जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट, ये तीन हमारे यहाँ पर ग्रुप बन चुके हैं। इसी तरह अगर हम कैटेगरी भी बनाना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना है, F11 में जाना है, इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और यहाँ जाकर नीचे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इस ऑप्शन को यस कर देना है। वाई प्रेस करेंगे, ये यस हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से इन्वेंट्री फीचर्स को हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इसमें आप बाहर देखेंगे, यहाँ बाहर आकर इन्वेंट्री इन्फो में आपको एक फीचर दिखाई देगा स्टॉक कैटेगरीज। आप एंटर कराएंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आप कैटेगरीज के नाम खोल सकते हैं। कैटेगरी मीन्स ये कि हमारे पास मान लीजिए हम बिजनेस कर रहे हैं मोबाइल का, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मोबाइल्स होंगे, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल होंगे, तो उन कंपनीज के नाम हम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी में शो कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टॉक में कुछ मोबाइल MI कंपनी के हैं, इसी तरह कुछ मोबाइल हमारे पास ओप्पो के हैं और कुछ हमारे पास मोबाइल वीवो के हैं, और चाहें तो यहाँ पर हम सैमसंग, इस तरह से अलग अलग कंपनी के नाम यहाँ पर शो कर देंगे। अगर आप बाहर आकर देखेंगे, अल्टर में जाएंगे तो स्टॉक कैटेगरी में हमने 4 कंपनी के नाम शो कर दिए हैं, वीवो, सैमसंग, ओप्पो एंड MI, यानी हमारे पास इन 4 कंपनीज के मोबाइल अवेलेबल हैं स्टॉक में। अब बाहर आ जाएंगे, अगर देखिए आप यहाँ पर गोडाउन भी मेंटेन करना चाहें तो गोडाउन भी मेंटेन कर सकते हैं। गोडाउन मीन्स ये कि अगर आपका माल किसी एक ही लोकेशन पर रखा हुआ है तो आपको गोडाउन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका माल यानी आपका जो स्टॉक है वो एक से ज्यादा लोकेशन पर रखा हुआ है तो आपको F11 में जाना है, दोबारा से इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है और वहां आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जहां आपने यस किया था मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसी के जस्ट ऊपर है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स। अगर स्टॉक हमारा एक से ज्यादा लोकेशन पर रखा हुआ है तो ये ऑप्शन हमें यस करना है और उसके बाद वो लोकेशंस हमें यहाँ पर खोलनी होती है। इन्वेंट्री इन्फो में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको गोडाउन्स ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्रिएट करना है और यहाँ आप 2 अलग अलग गोडाउन ले लीजिए। हमने एक गोडाउन बनाया कानपुर लोकेशन और दूसरा गोडाउन ले लिया हमने गाजियाबाद लोकेशन।
अगर यहाँ देखना चाहें अल्टर में जाएंगे तो आपको देखिए गाजियाबाद और कानपुर दो गोडाउन यहाँ दिखाई देंगे और एक ये डिफॉल्ट मेन लोकेशन पहले से बना हुआ आ जाता है। तो हमारे फिलहाल जो गोडाउन है वो गाजियाबाद और कानपुर दो लोकेशन है, इन दो लोकेशन पर हमारा स्टॉक रखा हुआ है। इसके बाद देखिए हम बनाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर का मतलब आप यहाँ पर यूनिट क्रिएट कर सकते हो। यूनिट का मतलब होता है आप जो प्रोडक्ट यहाँ मेंटेन कर रहे हैं, हमारे पास जो स्टॉक है वो मोबाइल का स्टॉक है, तो मोबाइल जो मेजर किया जाता है वो पीसेज में मेजर किया जाता है, यानी कि 2 पीस हमारे पास मोबाइल के आए या 5 पीस आए तो हम उसको पीस बोलेंगे, ना कि हम उसको ग्राम में बोलेंगे या मीटर में बोलेंगे या लीटर में बोलेंगे। तो अलग अलग टाइप की यूनिट्स होती हैं। आप जिस तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं वही यूनिट आप यहाँ पर शो कराएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर मोबाइल के लिए यूज करते हैं पीसेज और फॉर्मल नेम में ले लेते हैं पीसेज। पूरा नाम हम दे देते हैं, फुल नेम यहाँ आ जाएगा और सिंबल के अंदर हमने पीस शॉर्ट में लिख दिया, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद बाहर आएंगे हम। देखिए अभी तक हमने क्या काम किया, सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाया है। स्टॉक ग्रुप के अंदर हमने ये डिफाइन किया है कि हमारे पास किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है। इसके बाद स्टॉक कैटेगरी में हमने ये डिफाइन किया कि हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है वो किस किस कंपनी के हैं, तो वहां पर हमने MI, Vivo, Oppo और Samsung ले लिया है। इसके बाद यूनिट हमने डिफाइन किए, वहां पर बताया है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेजर किया जाता है पीसेस में। गोडाउंस हम पहले बता चुके हैं, गोडाउंस हमने 2 लोकेशन ली हैं, कानपुर और एक गाजियाबाद। फाइनली ये सारा काम जो अब तक हमने किया वो स्टॉक आइटम के लिए किया है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है हमारा प्रोडक्ट। तो उस प्रोडक्ट का नाम आपको देना है स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में हम सबसे पहला प्रोडक्ट का नाम लेते हैं Oppo A9। ये एक मोबाइल है और यहां हमें देखिए जैसे ही हमने मोबाइल का नाम दिया है तो सबसे पहले हमसे पूछेगा अंडर ग्रुप। तो ग्रुप में हमारे पास में यहाँ पर ये 3 ग्रुप में लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट, यानी आपको बताना है कि जो Oppo A9 है वो लैपटॉप है, मोबाइल है या टैबलेट है। तो यहाँ से हम मोबाइल यूज करेंगे। फिर वो हमसे कैटेगरी पूछेगा कि ये जो Oppo A9 है इसकी कंपनी कौन सी है, तो कंपनी हम यूज करेंगे Oppo। इसके बाद देखिए नीचे हमसे ये यूनिट पूछेगा, तो यहाँ पर यूनिट हम पीसेस लेंगे और उसके बाद क्वांटिटी के अंदर हम शो कर देंगे जितनी क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें ओपनिंग स्टॉक डालना है, यानी बताना है कि अपने बिजनेस के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक कितना अवेलेबल था। तो Oppo A9 का जो स्टॉक है हमारे पास वो 7 पीसेज हैं। यहाँ पर हमने 7 क्वांटिटी दिया। जैसे ही हम एंटर कराएंगे तो हमसे गोडाउन वाइज पूछेगा कि हमारे किस गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले कानपुर ले लेना है। कानपुर पर हमारे 4 पीस रखे हुए हैं जिसकी कॉस्ट है, रेट दिया हुआ है 14,500 और फाइनल जो वैल्यू है वो आ गई 58,000, यानी 4 पीस हमारे पास हैं और इस रेट से हैं और इतनी उसकी अमाउंट है। इसी तरह सेकंड हम गोडाउन देंगे गाजियाबाद, 3 पीस लेंगे, 14,500 यहाँ पर रेट डाल देंगे और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपने Oppo A9 का स्टॉक यहाँ पर अवेलेबल कर दिया है। सेकेंड आइटम आप बनाओगे सैमसंग B310E। ये सैमसंग का एक प्रोडक्ट है, यानी एक मोबाइल है। यहाँ पर देखिए मोबाइल हम डालेंगे और उसके बाद यहाँ से सैमसंग ले लेंगे, पीसेस ले लेंगे और उसके बाद में क्वांटिटी हमसे पूछेगा। यहाँ क्वांटिटी हम देंगे 11 पीसेस। 11 में से कानपुर गोडाउन में कितने हैं स्टॉक में, तो यहाँ हम देंगे 6 पीस जिसका रेट है 1400। सेकंड गोडाउन हमने यहाँ दिया गाजियाबाद। गाजियाबाद लोकेशन पर 5 पीस रखे हुए हैं, रेट उसका भी 1400 है और देखिए फाइनल वैल्यू 11 पीस की यहाँ पर ये आ जाती है। 15,400 रुपए की मोबाइल हमारे पास सैमसंग B310E है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हम ले लेते हैं Oppo F19। यहाँ पर मोबाइल लेना है हमें, यहाँ पर Oppo लेना है। पीसेस क्वांटिटी पूछेगा, क्वांटिटी हम रखेंगे इसमें 5 और गोडाउन वाइज पूछेगा। कानपुर लोकेशन पर हम देंगे 3 पीसेस, रेट हम दे देंगे 28,000 रुपये। इस मोबाइल का रेट है 28,000। सेकंड हमने यहाँ पर ले लिया गाजियाबाद, 2 पीस और इसका भी रेट हम यहाँ पर देंगे 28,000। इसके बाद नेक्स्ट आइटम ले लेते हैं Nokia 150। लैपटॉप की जगह यहाँ मोबाइल आप यूज करेंगे इसमें भी। और इसके बाद कंपनी का नाम आ जाएगा नोकिया। देखिए अब यहाँ पर नोकिया हमें दिया हुआ नहीं है, हमने पहले से यहाँ पर बनाया नहीं।
तो ये इसीलिए मैंने लिया है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आप चाहें तो यहाँ हाथ के हाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको कैटेगरी बनानी है नोकिया तो आप यहाँ ऑल्ट सी कमांड यूज करेंगे, ऑल्ट सी यूज करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पर आप नोकिया इस तरह से कंपनी का नाम हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पीसेस आपको लेना है और नीचे क्वांटिटी देनी है। क्वांटिटी इसके अंदर है 10 पीस, जिसमें कानपुर लोकेशन पर 5 पीस पड़े हुए हैं और जिसका रेट है यहाँ पर 1900। सेकंड गाजियाबाद, यहाँ पर भी 1900 रेट लेंगे हम और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वीवो Y30। देखिए यहाँ पर ये मोबाइल हम डालेंगे इसके अंदर फिर से, और यहाँ वीवो कंपनी ले लेंगे पीसेस। नीचे आने के बाद क्वांटिटी पूछिएगा, क्वांटिटी हमें रखनी है यहाँ पर 5, जिसमें से कानपुर लोकेशन पर हमने दिया 3 पीसेस और रेट आ जाएगा इसका 7000। गाजियाबाद 2 पीसेस, रेट 7000, इसको भी हम एक्सेप्ट करा देंगे। इसके बाद एक आइटम और ले लेते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो। ये मोबाइल है और यहाँ से इसकी जो कंपनी है वो MI है। यहाँ से पीसेस लेंगे और क्वांटिटी हम ले लेते हैं 4 पीस, जिसमें से कानपुर लोकेशन पर 2 पीसेस हैं हमारे पास अवेलेबल और 14,950 इसका रेट है। सेकंड हम यहाँ पर गाजियाबाद लेंगे, 2 पीस हैं, इसका भी 14,950 रेट आ जाएगा। इसको एक्सेप्ट करा दिया। तो ये इस तरह से हमने कुछ स्टॉक आइटम यहाँ पर बनाए हैं। अब अगर हम बाहर जाएं और बाहर जाने के बाद अपना स्टॉक चेक करना चाहें तो देखिए गेटवे ऑफ टैली पर यहाँ पर हमें स्टॉक समरी में अलग से स्टॉक दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जो मोबाइल है हमारे पास वो 3,70,700 का हमारे पास स्टॉक है। अगर हम एंटर कराएंगे तो देखिए मोबाइल अलग अलग आ जाएंगे हमारे पास। नोकिया 150 देखिए यहाँ पर 10 पीसीज आ गए हैं। इसी तरह से ओप्पो A9 यहाँ पर 7 पीसीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ओप्पो F19 ये हमारे पास 5 पीसीज हैं। रेडमी नोट 9 प्रो ये हमारे पास 4 पीस अवेलेबल हैं। सैमसंग B310E ये हमारे पास 11 पीसेज हैं और वीवो Y30 ये हमारे पास 5 पीसेज हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 42 पीसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर रिपोर्ट अलग से आ गई है। स्टॉक हम यहाँ चेक कर सकते हैं, या इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप यहाँ पर बैलेंस शीट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी बैलेंस शीट दिखाई देगी। ऑल्ट F1 से हम इसको डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ पर ये ग्रुप वाइज हमें दिखाई देगी और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा शो कर रहा था क्योंकि हमने स्टॉक मेंटेन नहीं किया था तब तक। अब हम स्टॉक मेंटेन कर चुके हैं तो आप देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ करंट असेट्स में इस साइड में शो कर जाएगा। ठीक है, तो ये स्टॉक आपके समझ में आ गया होगा। और अगर आप अलग अलग गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना चाहें तो नीचे डिस्प्ले में जाना है, और अगर आप अलग अलग गोडाउन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक है तो उसके लिए आपको जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले से देखिए आपको नीचे जाना है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, गोडाउंस में जाएंगे। यहाँ पर अगर आप गाजियाबाद लोकेशन पर देखना चाहते हैं कितना स्टॉक अवेलेबल है तो यहाँ आपका टोटल स्टॉक आ जाएगा 19 पीसेस हमारे पास अवेलेबल है। मोबाइल के एंटर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर ये सारे मोबाइल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर हम कानपुर लोकेशन पर देखना चाहेंगे, एंटर कराएंगे तो 23 पीसेस देखिए यहाँ पर ये कानपुर लोकेशन पर हमें दिखाई दे। लेजर और इन्वेंट्री मास्टर्स को सेटअप करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं वाउचर एंट्रीज के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं पेमेंट एंट्रीज के बारे में। देखिए पेमेंट एंट्रीज लगाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर टाइप ओपन दिखाई दे जाएगा। पेमेंट वाउचर टाइप के अलावा यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर टाइप, रिसिप्ट वाउचर टाइप, जर्नल, सेल, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, रिवर्सिंग जर्नल एंड मेमोरेंडम्स, इस तरह से ये अलग अलग वाउचर टाइप यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली उस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रा वाउचर टाइप आपका ओपन हो गया है। यहाँ आप रिसिप्ट पर जाएंगे तो रिसिप्ट वाउचर टाइप आ जाएगा, जनरल पर जाएंगे तो जनरल वाउचर टाइप आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या इसके आगे यहाँ पर शॉर्टकट कीज आपको दे रखी हैं। यानी डायरेक्ट अगर आपको पेमेंट पर जाना है तो आप F5 प्रेस करेंगे, कॉन्ट्रा पर जाना है तो आप F4 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट पे जाने के लिए F6, जनरल पे जाने के लिए F7 और इसी तरह F8 से आप सेल में जा सकते हैं और F9 से आप परचेज पर जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग वाउचर टाइप आप शॉर्टकट की का यूज करके भी कर सकते हैं या डायरेक्टली उस पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे पेमेंट एंट्रीज के बारे में। तो देखिए यहाँ पेमेंट वाउचर टाइप आपका ओपन हो गया है।
पेमेंट वाउचर टाइप में हम सभी पेमेंट की एंट्रीज को लगाते हैं, यानी पेमेंट अगर हम किसी पार्टी को करते हैं या पेमेंट किसी एक्सपेंसेस का करते हैं या अगर हम कोई फिक्स असेट्स खरीद कर लाते हैं तो वो सभी एंट्रीज जो होती हैं वो पेमेंट वाउचर टाइप के अंदर होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको मिलेगा अकाउंट। अकाउंट का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर कैश, SBI OD और बैंक अकाउंट दिखाई देगा। यानी अगर आप किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं या किसी एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं तो आप वो कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं। अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूज करेंगे और अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एंट्री लगाने से पहले हम चलते हैं बाहर बैलेंस शीट की तरफ। उसके लिए हम एस्केप की यूज करेंगे बाहर आने के लिए। बाहर आने के बाद देखिए यहाँ पर नीचे हमें जाना होगा बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट जाने के बाद यहाँ डिटेल में देखने के लिए Alt F1 कमांड होती है, आप Alt F1 यूज करेंगे तो देखिए यहाँ डिटेल आ जाएगी। यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपको 37,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं। आप एंटर कराएंगे तो देखिए अलग अलग आउटस्टैंडिंग रेंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी दो यहाँ पर आपको ये लायबिलिटी दिखाई दे रही हैं। यानी ये दोनों लायबिलिटी हैं जिसको हमें पेमेंट करना है। 12,000 रुपये हमारी लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी वो किराया जो अब तक हमने पे नहीं किया, और 25,000 रुपये यहाँ पर पेमेंट है आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी वो सैलरी जो हमारे ऊपर ड्यू हो गई है लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया। तो इन दोनों लायबिलिटीज को अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में देखिए यहाँ हमें अगर पेमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना है तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेना है और यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी दे देना है। जैसे आप आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर कराएंगे तो करंट बैलेंस में यहाँ पर देखिए 25,000 अमाउंट आ रही है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो हमारे ऊपर ड्यू है वो 25,000 है। 25,000 का हम पेमेंट यहाँ से करेंगे और एंटर लगा देंगे। तो अब ये एंट्री जो हुई हमारी वो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हुई। यानी यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मोड आपको नहीं दे रखा है, ये उन लोगों के लिए मोड है जो लोग डेबिट क्रेडिट यानी डबल एंट्री सिस्टम नहीं जानते हैं, वो इस मोड में एंट्री पास कर सकते हैं। यानी ऊपर जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू वो देंगे और जिस पार्टी को या जिस एक्सपेंस का आप पेमेंट कर रहे हैं, जिस लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हैं वो लायबिलिटी आप यहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर आप डबल एंट्री मोड जानते हैं यानी डेबिट क्रेडिट मोड जानते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहीं पर F12 प्रेस करना है और F12 में जाने के बाद ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीप्ट कॉन्ट्रा। यानी पेमेंट रिसीप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हम सिंगल एंट्री मोड को यूज नहीं करना चाहते, इसलिए हम इसको नो कर देंगे। जैसे हम इसको नो करेंगे और एक्सेप्ट कराएंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे जो सिंगल एंट्री मोड आ रहा था वो डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी जो है वो टू और बाई करके ऑप्शन आएंगे, लेकिन इनको भी हटाने के लिए दोबारा से हम F12 करेंगे। यहाँ एक और ऑप्शन होता है, देखिए ये 4th 5th नंबर पर दिया हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड टू एंड बाय ड्यूरिंग द एंट्री। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इसका मतलब होता है कि हम टू और बाई की जगह पर क्रेडिट और डेबिट को यूज करना चाहते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन को यस करेंगे, यस करने के लिए सिर्फ आपको वाई प्रेस करना है, एंटर कराना है, ये यस हो जाएगा और यहां से हम इसको एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट मोड आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको यहाँ पर डेबिट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लेना है और अमाउंट डाल देनी है 25,000 और क्रेडिट में आप लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर अगर कोई चेक नंबर आपके पास में है तो वो चेक नंबर आप यहाँ डाल सकते हैं और डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट, ऊपर हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी को डेबिट करा दिया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट करा दिया है। तो ये हमारी पेमेंट की फर्स्ट एंट्री हो गई, यानी हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करा दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे, एंट्री हमारी लग जाएगी। अगर हम इसको बैलेंस शीट पर आकर देखें तो देखिए हम बाहर जाएंगे यहाँ पर और बाहर जाने के बाद में यहाँ पर बैलेंस शीट में पहुंचेंगे, Alt F1 से डिटेल करेंगे और यहाँ अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपके पहले 25,000 और दिखा रहा था आउटस्टैंडिंग सैलरी के, देखिए वो अब यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, यानी सिर्फ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट आ रहा है। इसी तरह से हम आउटस्टैंडिंग रेंट का भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाएंगे। इस बार हम आउटस्टैंडिंग रेंट ले लेंगे। यहाँ पर अमाउंट देखिए 12,000 रुपए नीचे करंट बैलेंस के अंदर हमें शो कर रहा है। 12,000 रुपए हम यहाँ पर अमाउंट देंगे, एंटर कराएंगे और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लेंगे और चेक नंबर मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम इसको सेव करा सकते हैं। तो ये सेकेंड एंट्री हो गई आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आउटस्टैंडिंग रेंट देखिए यहाँ पर नील हो चुका है। जैसे ही हम एंटर कराएंगे ये एंट्री भी हमारी सेव हो जाएगी। बाहर आएंगे दोबारा से, अगर हम बैलेंस शीट पर आकर और Alt F1 करके डिटेल में जाकर देखें तो देखिए यहाँ पर
आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई भी बैलेंस दिखाई नहीं देगा, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी और आउटस्टैंडिंग रेंट दोनों का पेमेंट हम कर चुके हैं। इसी तरह से फिर से हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और यहाँ अगर हम अब किसी पार्टी का पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पार्टी ले लेते हैं। मैंने एक पार्टी ली यहाँ पर सुप्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर इसको मैं एंटर कराऊं तो देखिए सुप्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 30,000 रुपए हमारे ऊपर ड्यू हैं, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्रेडिट में आ रहा है। क्रेडिट का मतलब ये हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी इन लोगों से हमने गुड्स खरीद रखा होगा तभी यहाँ पर ये क्रेडिट में आ रहा है। यानी कि जिन लोगों से हम गुड्स खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, और जिन लोगों को गुड्स हम बेचते हैं वो हमारे सैलरी डेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 30,000 में से फिलहाल अभी हम 20,000 रुपए इनको पेमेंट करना चाहते हैं सुप्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। तो यहाँ पर 20,000 अमाउंट लेंगे, एंटर कराएंगे। जैसे ही हम एंटर कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। एडवांस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को एडवांस में पैसा दे रहे हैं तो आप एडवांस यूज करेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी प्रीवियस बिल का पेमेंट करना चाहते हैं, यानी पिछला कोई बिल पेंडिंग है और उसका पेमेंट आप करा रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस। और न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपका बिल्कुल ट्रांजेक्शन जो हो रही है वो बिल्कुल नई ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट का मतलब होता है कि जहां पर कोई रेफरेंस नंबर आपके पास नहीं हो लेकिन पेमेंट हो रहा हो तो वहां आप ऑन अकाउंट यूज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हमें यूज करना है अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस बिल हैं। जैसे हम एंटर कराएंगे तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम इंडिया के 2 बिल हैं, जिसमें फर्स्ट बिल दे रखा है 12,000 रुपए का और सेकंड बिल दे रखा है यहाँ पर 18,000 रुपए का। तो फर्स्ट बिल यहाँ पर फुली एडजस्ट कर देंगे हम क्योंकि 12,000 का है, लेकिन सेकंड बिल हमारा क्योंकि 18,000 का है तो इसमें से सिर्फ अभी हम 8,000 रुपीज ही एक्सेप्ट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो 30,000 टोटल बिल अमाउंट थी उनकी, उसमें से अभी हम 20,000 ही उनको पे कर रहे हैं। 10,000 अभी उनके ड्यूज हमारे ऊपर और रह गए हैं, यानी हम इनको बाद में पेमेंट करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर ले लेंगे। अगर हम बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं तो देखिए 20,000 रुपए हमने पेमेंट कर दिया। एंट्री को बोला जाएगा सुप्रीम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सेप्ट कराएंगे और इसको भी इसी तरह से सेव करा देंगे। तो ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री। अगर हम किसी एक्सपेंस को करते हैं तो एक्सपेंस की एंट्री भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। वो किस तरह से लगाएंगे, देखिए मुझे यहाँ पर एक एंट्री पास करनी है एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट एक एक्सपेंस होता है और 5,000 रुपए हम एडवर्टाइजमेंट का अर्नब पब्लिशर को पेमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट का कोई लेजर पहले से बना हुआ नहीं है। अगर आप यही हाथ के हाथ अगर एक लेजर बनाना चाहते हैं तो ऑल्ट सी कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। ऑल्ट सी प्रेस करते ही आप देखेंगे एक नया लेजर ओपन हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आप एडवर्टाइजमेंट का लेजर बना लेंगे जिसको अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। यहां पर आप वैल्यू डालेंगे 5,000, एंटर कराएंगे और इसको पेमेंट कर देंगे हम कैश के थ्रू। देखिए अगर हम अर्नब पब्लिशर को पेमेंट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट का तो यहाँ पर अर्नब पब्लिशर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमारा एक्सपेंस हो रहा है और उसके बदले में कैश हमारे पास से गया है। तो एंट्री पास करनी होगी हमें एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हम अर्नब पब्लिशर का नाम देना चाहते हैं तो नीचे नरेशन में खोल सकते हैं, बीइंग कैश पेड टू अर्नब पब्लिशर फॉर द एडवर्टाइजमेंट। ये इस तरह से हम चाहें तो नीचे नरेशन खोल सकते हैं, जिससे क्लियर हो जाएगा कि जो एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट हुआ है वो अर्नब पब्लिशर को हुआ है। तो इस तरह से हम ये 4 एंट्री पास कर सकते हैं। जब आप ये एंट्री पास कर लेंगे तो आप बाहर जाने के बाद में बैलेंस शीट पर जाएंगे और बैलेंस शीट पर जाकर ये सारे बैलेंसेस मैच कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको पीडीएफ नोट्स दे रखे हैं और पीडीएफ नोट्स में ही नीचे आपको सभी चीज के बैलेंसेस दे रखे हैं। यानी कि बैलेंस शीट का बोथ साइड बैलेंस आपको दिया हुआ है। आपको 32,24,000 दोनों साइड का बैलेंस देखना है कि आपका इतना टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट चेक करना है कि आपका इतना अमाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैश आपको इसी तरह से चेक करना है, सैंडी डेटर्स चेक करने और सैंडी क्रेडिटर्स भी चेक करने हैं। तो यहाँ ये सभी बैलेंसेस आपको चेक करने होंगे, वहां हमने पीडीएफ नोट्स में आपको दे रखा है। अगर आपके ये सारे बैलेंसेस मैच हैं तो इसका मतलब आपने ये चारों ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही लगा रखी हैं। अभी तक हमने सीखा कि टैली में किस तरह से पेमेंट एंट्रीज लगाई जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिसीट एंट्रीज के बारे में। देखिए रिसीट एंट्रीज लगाने के लिए सबसे पहले आना होगा हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पर। अकाउंटिंग वाउचर में आपको सबसे ऊपर पेमेंट वाउचर टाइप ओपन दिखाई दे रहा है। अगर आप पेमेंट की जगह रिसीट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज करेंगे F6। जैसे ही आप F6 यूज करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर वाउचर टाइप आपका ओपन हो जाएगा रिसीप्ट।
रिसीप्ट वाउचर टाइप पे हम उन ट्रांजेक्शन्स को लगाते हैं जब हम किसी पार्टी से पैसा रिसीव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक एंट्री हम ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं। F2 कमांड यूज करके हम यहाँ डेट चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर डेट दे दी 2 अप्रैल। 2 अप्रैल में हम ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हैं और हम पैसा रिसीव कर रहे हैं ग्लोब इन्फोसिस से। ग्लोब इन्फोसिस यहाँ पर एक पार्टी है, उन पर हमारे ड्यूज हैं 31,000 रुपए और वो 31,000 रुपए हम